वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव प्रजनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रजनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन उस प्रक्रम या प्रोसेस को बोला जाता है या कहा जाता है जिस प्रक्रिया के जरिए कोई भी जीव अपनी संख्या या संतति का निर्माण करता है। प्रजनन जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण होता है। इस पृथ्वी पर जीव जातियों की संतति प्रजनन के फलस्वरूप ही संभव हो पाई है। इस प्रकार प्रजनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे अन्य उर्वर या संतानों की उत्पत्ति करता है और इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी जाति के अस्तित्व को बराबर बनाए रखकर उसे विलुप्त होने से बचाता है। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंग प्रजनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कहते हैं। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों होगा। मानव प्रजनन तंत्र अगर देखा जाए तो मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे नर कहते हैं और जिन जीवों में केवल अंडाणु की उत्पत्ति होती है उसे मादा कहते हैं। मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होती है। मानव में अपरे का निषेचित यानी कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब तथा भ्रूण तथा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट गर्भाशय यानी कि यूटेरस में होता है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट गर्भाशय में होता है और इनके बाद ही इसमें बेबी का निर्माण होता है। मानव जरायुज यानी कि बेबी पर्यस होते हैं जो बच्चों का जन्म देती है। मानव में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष की उम्र तथा नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में प्राय क्रियाशील हो जाते हैं। प्रजनन अंग ही कुछ हार्मोन्स और स्राव यानी कि सेक्रेशन करते हैं जो शरीर में उनके प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। ऐसे परिवर्तन मादा में प्राय वक्ष तथा जनन अंगों पर बाल उगने तथा नर में दाढ़ी और मूछ आने से परिलक्षित होता है। मानव में नर तथा मादा प्रजनन अंग पूर्णतः अलग अलग होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नर प्रजनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचित के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। मानव के नर जनन तंत्र में निम्नलिखित लैंगिक अंग यानी कि सेक्स ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे कि पहला हुआ वृषण और वृषण कोश, दूसरा अधिवृषण, तीसरा शुक्रवाहिका, चौथा शुक्राशय, इसके बाद मूत्र मार्ग, फिर शीशन और फिर पोस्टेट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वृषण और वृषण कोश के बारे में यानी कि टेस्टिस और स्क्रोटल सैक के बारे में। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती है। इसकी संख्या 2 होती है। वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग होता है। वृषण त्वचा की बनी एक थैली जैसी संरचना में स्थित रहते हैं जो शरीर के बाहर लटकती रहती है। इसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। स्पर्म यानी कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। यही कारण है कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होती है। एक औसत संकलन में लगभग 1 चम्मच शुक्राणु स्राव होता है। इसमें शुक्राणु की संख्या 20 से 30 लाख तक होती है। शुक्राणु की संख्या 5 माइक्रोन होती है और यह 3 भाग में विभाजित होती है, सिर, ग्रीवा और पुच्छ। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं। जब मैथुन के पश्चात स्त्रियों के केवल 72 घंटे तक ये जीवित रहते हैं। वृषण में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे वृषण द्रव कहते हैं। वृषण का प्रत्येक खंड शुक्राणु जनन नलिका से भरा रहता है। ये नलिकाएं छल्लेदार होती है। शुक्राणु जनन नलिकाओं के बीच
आंतरीय कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जो नर जनन हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के विकसित एवं नियंत्रण में सहायक होती है। सभी शुक्राणु जनन नलिकाएं आपस में मिलकर शुक्र अपवाहिका बनाती है। शुक्र अपवाहिकाएं मिलकर अंत में अधिवृषण वाहिनी बनाती है। वृषण में ही शुक्राणु जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। वृषण से शुक्राणु कोशिकाएं अधिवृषण में चली जाती है जहां वे संचित रहती है यानी कि स्टोर रहती है। वृषण का प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण करना और नर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अधिवृषण के बारे में, तो यह एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। यह वृषण से अच्छी तरह जुड़ी रहती है। इसका एक छोर वृषण से जुड़ा रहता है तथा दूसरा छोर अधिवृषण के आगे बढ़कर शुक्रवाहिका यानी कि वैस डिफरेंस बनाता है। अधिवृषण शुक्राणु के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अधिवृषण में शुक्राणुओं की परिपक्वता भी होती है। शुक्राणु यहीं सक्रियता प्राप्त करता है यानी एक्टिवनेस प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए शुक्रवाहिका के बारे में, तो यह एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं और शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। ये शुक्राणुओं के आगे की ओर बढ़ाने में काम आती है। नेक्स्ट है शुक्राशय। यह एक जोड़ी पतली पेशी युक्त भित्तियों वाली रचना होती है। ये पॉलीयुक्त यानी कि लोब्स रचनाएं होती है। यह पोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होती है और दोनों ओर के शुक्राशय मिलकर स्खलनीय वाहिनी यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करते हैं। शुक्राशय से एक प्रकार की चिपचिपी पदार्थ स्रावित होती है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं और यह मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा से मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लडर तक संबंध रखता है। इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है। दोनों पुस्तर यानी कि पोस्टेट ग्रंथि संयुक्त होकर एक सामान्य पुरस्त्र ग्रंथि का निर्माण करती है। इसमें लगभग 2 दर्जन नलिकाएं होती है जो मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा में खुलती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पेनिस यानी सीसन के बारे में, तो सीसन पुरुषों को संभोग करने वाला अंग होता है। सीसन के माध्यम से ही शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र तक पहुंचते हैं। मूत्र मार्ग शुक्राशय द्वारा या फिर मूत्र मार्ग मूत्राशय से आरंभ होकर सीसन से गुजरकर उसके ऊपरी भाग तक खुलता है। सीसन में अधिकतर रक्त की आपूर्ति होती है। साथ ही साथ इसकी पेशियां भी विशिष्ट प्रकार की होती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मादा प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा प्रजनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय और वेजाइना यानी कि योनि शामिल है। अगर ओवेरीज के बारे में बात किया जाए अंडाशय के बारे में, तो प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। ये उदर के निचले भाग में श्रोणि गुहा यानी कि पैल्विक कैविटी के दोनों ओर दाएं और बाएं एक एक स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार यानी कि ओवल रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है यानी कि एब्डोमेन से सटा रहता है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंडजनन द्वारा निर्माण होता है। अंडाशय का बाह्य स्थल एपिथेलियम का बना होता है जिसे जनन एपिथेलियम कहते हैं और अंडाशय का आंतरिक भाग तंतु एवं संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य ओवम पैदा करना या ओवम का निर्माण करना।
अंडाशय से दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है जो ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी के बारे में, तो अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब नलिका की संख्या 2 होती है। फैलोपियन ट्यूब जो नलिका होती है इनकी संख्या 2 होती है जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी होती है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रखता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर उंगलियों के समान झालर बनाती है और इस रचना को फिब्राई यानी कि फिब्री कहते हैं। अंडाणु द्वारा अंडाशय से बाहर निकलता है तब वह फिब्री द्वारा पकड़ लिया जाता है और इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाती है। फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य फिब्री द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट बात किया जाए यूटेरस यानी कि गर्भाशय के बारे में, तो यह एक नाशपाती के समान रचना होती है और उल्टी होती है जो श्रोणि गुहा यानी कि पैल्विक कैविटी में स्थित होती है। यह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इससे ऊपर की तरफ दोनों ओर अर्थात दाएं और बाएं कोनों पर अंडवाहिनी खुलती है और इसकी निचला भाग संकरा होता है जिसे ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहते हैं। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाती है और गर्भाशय की निचला छिद्र इसी से खुलता है। गर्भाशय की भित्ति पेशीय होती है। इसकी भीतरी खाली जगह होती है और गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशिकीय स्तर होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना होता है। नेक्स्ट वेजाइना, यह एक नली के समान रचना होती है और यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली होती है। इसके सामने मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और नीचे मलाशय यानी कि रेक्टम स्थित होती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ओव्यूलेशन के बारे में, अंडोत्सर्ग के बारे में, तो अंडाणु के परिवर्धन के साथ साथ गर्भाशय भी परिवर्धित होता है। परिवर्धन का मतलब होता है रेडी होना या फिर कंप्लीट होना, परिपक्व होना। परिवर्धन की ये क्रियाएं हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। 28 दिन की सक्रियता में मानव अंडाशय सामान्यतः केवल एक अंडाणु का ही उत्पत्ति करता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की उत्पत्ति करना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है यानी कि ओव्यूलेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऋतुस्राव चक्र का पाया जाना प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। प्राइमेट का मतलब होता है मैमल्स। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती है जो 40 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिन की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है। यह स्राव 3 से 4 दिन तक चलता है। इसे ही रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ऋतुस्राव का प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों से बारी बारी से होता है। अंडोत्सर्ग के कुछ समय के पश्चात अंडाणु अंडावाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और 15वें से 19वें दिन तक इसमें रहता है। इस बीच यदि स्त्री संभोग करे तो यह शुक्राणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा वह अगले ऋतुस्राव में बाहर निकल जाता है। लड़कियों में मासिक धर्म और ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है।
इसे रजो दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अंडोत्सर्ग के पश्चात पुटक पीले रंग का हो जाता है। अब इस पुटक को पीतपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। पीतपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम के परिवर्धन का नियंत्रण हार्मोन्स द्वारा होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा एक हार्मोन का स्रावित होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए, गर्भधारण हेतु उपयुक्त परिस्थितियाँ, तो संभोग क्रिया द्वारा हमेशा गर्भधारण नहीं होता है। इसके लिए कुछ परिस्थितियों का अनुकूलन होना आवश्यक होता है। पहला कि गर्भधारण के लिए आवश्यक है कि ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास या 11वें या 18वें दिन के अंदर संभोग अनिवार्य रूप से हो। और दूसरा है फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय सूजन एवं संक्रमण से मुक्त हो। नेक्स्ट, सीमन और शुक्राणु की संख्या सामान्य हो। अब हम लोग स्टडी करेंगे मानव प्रजनन की क्रियाविधि, जिसमें हम लोग 3 अवस्था के बारे में जानेंगे। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस, देन फर्टिलाइजेशन, देन भ्रूणीय विकास यानी कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहला है भ्रूणीय विकास, सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस। तो वृषण यानी कि टेस्टिस और अंडाशय यानी कि ओवरीज के युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय के जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। वृषण से स्पर्म का निर्माण जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अंडाशय से ओवम का निर्माण जिसे ओजेनेसिस कहते हैं या अंड जनन कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो फर्टिलाइजेशन के बारे में, नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलित को ही युग्मनज यानी कि जायगोट बनने की क्रिया को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के सम्मिलित होकर जायगोट बनने की क्रिया को ही, युग्मनज बनने की क्रिया को ही निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मनुष्य में अंतर निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होती है। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूणीय विकास के बारे में, निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मक तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभेदित होता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जननीय स्तरों का निर्माण हो जाती है, और ये 3 जननीय स्तर क्या है? इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इसके पश्चात इस स्तर के विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र बन जाते हैं। तीसरे माह में भ्रूण में कंकाल तंत्र बन जाता है। कंकाल तंत्र यानी कि कार्टिलेज और हड्डियों का नाम। चौथे माह में सिर एवं शरीर पर रोएं, और 5वें माह में आहार नाल और रुधिर व अस्थि मज्जा बन जाते हैं। 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। 7वें माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। 8वें माह में उसमें वसा का जमा होने लगता है, जबकि 9वें माह में वह जन्म के लिए तैयार हो जाता है। मनुष्य में गर्भधान काल 280 दिनों का होता है।
इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु मादा शरीर से बाहर आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।